हाय फ्रेंड्स, मैं सरिता लवली लर्नर्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसके 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आपको आई कार्ड शो हो रहा होगा, देन आप उसमें क्लिक करिएगा और आपको पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी NCERT 6 क्लास करके। एंड आप उसमें देख सकते हैं पूरी के पूरे जो 4 चैप्टर हैं उनको मैंने सीरियल वाइज लगा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड 5th चैप्टर में भी मैं इसका 3 पार्ट बना चुकी हूँ और 3 पार्ट्स के अंदर मैंने क्या क्या इंक्लूड किया। सो मैंने फर्स्ट पार्ट में भूमंडल पढ़ाया था, सेकंड वाले पार्ट में महाद्वीप और थर्ड वाले पार्ट में मैंने महासागर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो महासागर और जलमंडल दोनों को मैंने कंप्लीट किया था थर्ड वाले पार्ट में। एंड आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। सो गाइस, अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा, देन इनको देखिएगा, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और कंटिन्यूटी बनी रहेगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो क्या है वायुमंडल? वायुमंडल को हम नाम से ही पता कर सकते हैं। वायु मीन्स कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या इंक्लूड होता है? वायु मीन्स कि जो वायु से बना हुआ पूरा का पूरा मंडल है वो पूरा का पूरा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, आगे लिखा क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परतों से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई? गैस की परतें। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनसे हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। और वायु की यही पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग होता है। जो ये वायु है ना, मीन्स कि ये जो पूरी गैसेस की परतें हैं पूरा वायु जैसा मान सकते हैं। तो जो वायु की पतली परत है ये हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है। तो यही जो वायु की पतली परत होती है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे लिए भी होती है बेसिकली। आगे लिखा है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम, नाइट्रोजन भी यूज करते हैं हम सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो गैसेस होती हैं, इनको हम सांस लेने के लिए भी यूज करते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, तो इन अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे स्किन में जैसे कैंसर वगैरह बीमारी होती है ना, तो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सारी बीमारियों से बचाए रखने के लिए ये जो गैसेस होती हैं वो उन पराबैंगनी किरणों को मतलब वापस से ऊपर भेज देती हैं। एंड जो अच्छी वाली किरण होती है, मीन्स कि जो हानिकारक नहीं होती है, उनको ही सिर्फ पृथ्वी तक आने देती है, जिससे हमें सूर्य की किरणों से नुकसान नहीं होता है। तो वही लिखा है कि हानिकारक किरणों से हमें बचाने का काम करती है। आगे लिखा है, वायुमंडल कहाँ तक सीमित होता है? मीन्स कि कहाँ तक सीमित होता है? मीन्स कि हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं धरातल से कितनी ऊंचाई तक अगर हम जाते हैं तो कह सकते हैं कि वो वायुमंडल है। तो वो होता है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हमारा वायुमंडल है वो फैला होता है। वायुमंडल को उनके घट को तापमान तथा अन्य आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। किस किस के आधार पर? घटकों के आधार पर, तापमान के आधार पर और अन्य आधार कौन कौन से, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वो 5 परत कौन सी है? तो हम सबसे पहले वो 5 परत देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं क्या लिखा है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये पूरे के पूरे 5 मंडल्स हैं, या फिर कह सकते हैं 5 परतें हैं जिनसे जो हमारा पूरा वायुमंडल है वो बना हुआ है। ठीक है, तो किस किस आधार पर ये हमने बांटा है इसको? तापमान के आधार पर बांटा है, घटक के आधार पर बांटा है। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पे बेसिकली लिखा भी हुआ यही लाइन लिखी है जो हमने भी पढ़ा था। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनको कहा जाता है। ये जो 5 परतें हैं इनके नाम है ये, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको प्लीज याद करिएगा एंड इसकी सीरीज याद करिएगा। मीन्स की एक क्रम याद करिएगा, इनका क्रम वाइज याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि हमारे वायुमंडल के 5 परतों को क्रमानुसार बताइए। तो जब अगर क्रम अनुसार पूछा जाएगा ना तो आपको ऐसे सीरियल वाइज ही लिखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे शोभ मंडल, सेकंड पे समताप मंडल, थर्ड पे मध्य मंडल और फोर्थ पे आयन मंडल एंड फिफ्थ पे बहिर्मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है।
इसके अंदर और भी सारी गैसेस होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, तो यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन की 78% होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% भाग पाया जाता है। और बचा हुआ जो 1% है ना, इस 1% के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि। इत्यादि में इसकी और भी जो सारी गैसेस हैं वो सारी 1% के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो 1% को अगर हम निकाल देते हैं, सिर्फ 99% बचता है, तो 99% पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। इसीलिए बोला गया कि जो हमारा वायुमंडल है वो मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बना हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल आवश्यक होता है, तो भाई ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है, हम प्राणियों की वृद्धि होती है। जैसे कि अगर पौधों की वृद्धि होती है ना, पौधे बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो लेकिन जो पौधे होते हैं इनका बेसिकली क्या फंडा होता है, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उसी तरह जो पौधे होते हैं वो सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया, लेकिन अब उनकी वृद्धि कैसे होगी, तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मीन्स कि वो उनका बढ़ना, बढ़ते किसकी सहायता से, कौन सी गैस की सहायता से बढ़ते हैं, तो वो नाइट्रोजन की सहायता से बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि जो नाइट्रोजन होती है वो वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक, आगे, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। तो क्या क्या करता है भैया, हमारी पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पौधे सांस लेते हैं ना, तो उनके लिए भी ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। ठीक है, आगे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट आता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। कैसे आती है, ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये पर्वतारोही है जो कि पर्वतों के ऊपर चढ़ रहा है। जब हम नीचे होते हैं, मीन्स की जो हमारा सरफेस एरिया जो भी है, पृथ्वी पर है, धरती पर है, तब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु मिलती रहती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं या फिर हम कहीं पे भी ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं ना, तो वायु की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए आपने ना हमेशा पर्वतारोहियों को देखा होगा, एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो वो सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है जो कि वो वहाँ पे सांस लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती रहती है। कैसे भिन्नता आती है, जब हम नीचे होते हैं तो वायुमंडल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और जब हम जैसे जैसे करके ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। कम होने का मतलब है वहां पे जो वायु की क्षमता है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यह घनत्व समुद्री तरल पर सबसे अधिक होता है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होगा, मतलब कि वायु जो है वो समुद्र तल के पास सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये घटता जाता है। ये लिखा है, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। मैंने अभी भी बताया ना, जैसे ये आदमी देख रहे होंगे आप, इसके पीठ पे एक सिलेंडर है, तो ये क्या है, इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है जो कि वो ऊपर जाने के बाद जब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या फिर जब वायु का घनत्व कम होगा तब वो सांस लेने के लिए इसका यूज करेगा। तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। कैसे, जो तापमान घटता जाता है, तापमान घटने को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पे ठंड बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान घटता है मीन्स की ठंड बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती है, जो वायुमंडल होता है पृथ्वी पर दबाव डालता है, तो अगर वो दबाव डालता है तो तापमान बढ़ा रहता है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं वायुमंडल भी कम होता जा रहा है, मीन्स की जो वायु का जो घनत्व है वो भी कम होता जा रहा है, और जिस वजह से तापमान भी कम होता चला जाता है। आगे है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। जैसे हमने पढ़ा ना अभी, समुद्र वाला जो तल था, समुद्र वाले तल पर जो वायु दाब होता है बहुत ज्यादा, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो हवाएं बहती है ना वो उच्च दाब से, उच्च दाब मतलब कि जहां पर ठंड है,
ठीक है। जहाँ पर ठंड होगी वहाँ पर जो दाब होता है वो ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है। कैसे होता है? अगर ठंड है तो जो वायु चल रही है, हवा चल रही है, उसके अंदर नमी है, नमी है तो जो हवा है वो भारी होती है। ठीक है, भारी होने के कारण जो दाब होता है वो उच्च होता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। निम्न दाब कहाँ पर होगा? जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हवा के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होती और हवा बिल्कुल हल्की होती है। ठीक है, तो जब हवा बिल्कुल हल्की होगी तो वो निम्न दाब होगा, और जब हवा भारी होगी मीन्स कि वहाँ पे नमी होगी, हवा के अंदर नमी होगी, तो वो उच्च दाब बनाएगी। तो जो हवा है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, मीन्स कि ठंडे वाले एरिया से गर्म वाले एरिया की तरफ चलती है। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किसे कहा जाता है बेसिकली ये बताना चाहता है। तो पवन किसे कहा जाता है? जो गतिशील वायु होती है, मीन्स की चलती हुई जो हवाएं होती हैं उनको पवन कहा जाता है। जीवमंडल, जीवमंडल बेसिकली क्या होता है? जहाँ पर जीवन यापन हो सकता है, मीन्स कि जहाँ पर मनुष्य जिंदा रह सकता है वो जीवमंडल कहलाता है। और मनुष्य कहाँ पर जिंदा रह सकता है? जहाँ पे स्थल हो, मीन्स कि रहने के लिए एक सरफेस एरिया हो, जहाँ पर जल हो, पीने के लिए पानी हो, जहाँ पर हवा हो, सांस लेने के लिए। क्योंकि चलो एक बार को अगर स्थल भी नहीं होता, बंदा उड़ भी रहा है, लेकिन सांस लेने के लिए हवा तो चाहिए भाई। हवा कब तक तुम सांस नहीं लोगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी जो 3 चीजें होती हैं, स्थल, जल और हवा, जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही लाइन लेकर पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हो, जो कि सूक्ष्म जीव, मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत ही सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के साथ बैक्टीरिया, मीन्स कि छोटे से छोटा जीव भी जहाँ पर रह सकता हो, बड़े से बड़ा जीव भी जहाँ पर रह सकता हो, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? पूरा का पूरा वो जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी, मैंने भी बताया ना, स्तनधारी मीन्स कि बहुत बड़े बड़े जो जीव होते हैं वो तक रह सकते हैं, तो वो जीवमंडल कहलाता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है? मनुष्य के साथ साथ और भी जितने भी प्राणी होते हैं वो हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कैसे जुड़े हैं ये? एक साथ हम यहाँ पे एक फोटो देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक इमेज है, ये देखिए, ये स्थल मंडल है, ये हमारा वायुमंडल रहा, और ये हमारा जलमंडल रहा। तो अब हम देख सकते हैं हमारे जीवन यापन के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। भाई स्थल रहेगा जब तो हम अपना घर वगैरह बनाएंगे, वहीं पे रहेंगे। ठीक है, वायुमंडल रहेगा मीन्स कि हवा हवा रहेगी जब तो हम सांस ले सकते हैं। जलमंडल रहेगा, जलमंडल से तो हमारा कितना सारा जीवन यापन होता है, हम पानी पीते हैं, और भी कई सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें जल से ही प्राप्त होती हैं। मीन्स कि जैसे नहाना हो गया, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड रहते हैं। और अगर ये तीनों ना हो या तीनों में से कोई भी एक चीज कम हो जाए तो हमारा जीवन यापन करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया जंतु जगत और दूसरा आता है पादप जगत। जंतु जगत के अंदर एक अच्छा सा नाम बताऊं, जंतु जगत के अंदर मानव को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये सारी चीजें तो हैं लेकिन जंतु जगत में मानव भी आता है और मानव को सबसे बड़ा जंतु माना जाता है। और पादप जगत में क्या आते हैं? पादप जगत में पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते रहते हैं। इन तीनों, ये तीन किन परिमंडलों की बात कर रहे हैं? 3 परिमंडल। तो ये जो 3 परिमंडल हैं ये वही हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं ठीक है, लेकिन अगर एक बेस्ट एग्जांपल दे दो, जैसे कि हमें भाई खेती करने के लिए हमने क्या किया? पूरे के पूरे वनों को काट दिया। ठीक है, कुछ दिनों बाद वर्षा हुई और वर्षा होने से क्या हुआ? जो पूरी की पूरी मिट्टी थी ना, पहले तो वन था तो भाई जो उनकी जड़ें थी उन्होंने मिट्टी को जकड़ के रखा हुआ था तो मिट्टी बहती नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ? पूरी की पूरी धरती खाली हो गई तो अब वहां से मिट्टी बह जाएगी। तो
अब ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? अगर वन होता, हमारे स्थल मंडल पर वन होता और पानी बरसता, तो उससे बल्कि उल्टा वनों को फायदा होता और भी ज्यादा वो विस्तार होता उनका। लेकिन हमने क्या किया, अपने स्थल को थोड़ा सा बिगाड़ दिया भाई, खेती करने के लिए हमने सारे के सारे पेड़ काट दिए। अब बारिश आई और पूरी की पूरी मिट्टी बह गई। तो ये हुआ ना पारस्परिक संबंध। अगर हम बना के रखें तो हम सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी उसमें ऊट पटांग काम कर देते हैं तो हमारी चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि विद्युत या फिर तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जैसे ये विद्युत वगैरह जिससे कि फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं और बहुत सारा गंदा जो धुआं होता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तो हम जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उससे क्या होता है, वायु में और ज़्यादा प्रदूषण फैलता रहता है। यहाँ पे आगे भी लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान के अंदर वृद्धि हो जाती है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, नेचुरल पावर है जो कि बहुत ही अच्छी होती है किसके लिए, पौधों की वृद्धि के लिए और सारी चीजों के लिए। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारी पृथ्वी के तापमान को ये बढ़ा देती है। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी होगी। ठीक है, इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण हुई तापमान में वृद्धि, वो वायुमंडल तापन कहलाती है। इसलिए वायुमंडल या भूमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। मीन सीमित उपयोग का मतलब क्या है कि हमें जितनी जरूरत है भाई। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। ठीक है।